आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है एसईएस ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, जो माध्यम है जो आपको हमसे जोड़े रखता है। आइए हम लोग पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान के लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में हम लोग जो है वह 40 नंबर तक देख चुके हैं। 41 नंबर से आज देखना है, तो आइए पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। हमारा जो सवाल है वह है कि नियोजित विकास की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले शब्द पर यदि आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ है नियोजित। नियोजित मतलब क्या होता है कि निश्चित तरीके से यानी प्लानिंग करके। विकास मतलब क्या होता है? विकास मतलब होता है गुणात्मक वृद्धि। कहता है कि निश्चित तरीके से प्लानिंग करके गुणात्मक वृद्धि की क्यों आवश्यकता होती है। लिखे हैं कि नियोजित विकास के अंतर्गत संपूर्ण समाज, समाज मतलब क्या होता है? समाज मतलब होता है लोगों का जो समूह है, तथा सामाजिक व्यवस्था के उत्थान। उत्थान मतलब क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ाना के लाभ को सामने रखा जाता है, जिसमें नागरिक एक बेहतर तथा अधिक मानवीय जीवन व्यतीत कर सके। तो देखिएगा कि हमारा जो सवाल था वह था कि नियोजित विकास। नियोजित विकास जो होता है किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, यह समाज के लिए होता है, और यह एक निश्चित तरीके से क्रमबद्ध प्लानिंग करके विकास होता है, जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वह पहले की तुलना में बेहतर जीवन जी सके, अधिक मानवीय जीवन जी सके, इसका प्रयास होता है। लिखे हैं बच्चा कि नियोजित विकास एक ऐसी भौतिक वास्तविकता एवं मानसिक स्थिति है, मतलब दिमाग का एक ऐसा हालात है, सिचुएशन है, जिसमें एक समाज सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थागत प्रक्रिया की विशिष्ट मतलब विशेष संयोजन से बेहतर जीवन के साधन प्राप्त कर सकता है। मतलब जैसा वो जी रहा था उससे बेहतर जीवन जीने के लिए वह प्रयासशील रहता है। लिखे हैं कि इसके लिए सभी समाजों के निम्न 3 लक्ष्य होना चाहिए। तो वो 3 लक्ष्य क्या क्या है जो प्रत्येक समाज के लिए अनिवार्य है, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने लिखा कि सबसे जो पहला जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि समाज में जितने लोग हैं उनको भोजन मिले, सभी स्वस्थ हो, सभी के स्वास्थ्य को देखा जाए, रहने के लिए आवास की समुचित व्यवस्था हो, उसको समुचित सुरक्षा मिले, समाज में उनको सेफ्टी मिले, इनकी मूलभूत वस्तुओं की उपलब्धता तथा विकास को बढ़ाना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैंने क्या क्या बताया कि समाज में सबको भोजन मिले, कोई भूखा ना रहे, सभी के बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा मिले, रहने के लिए घर मिले, सुरक्षा मिले, और जो भी मूलभूत वस्तु की आवश्यकता उनको महसूस हो वो मिले, विकास की ओर बढ़े, तो तभी हमारा समाज बेहतर हो सकता है। उसके बाद मैंने लिखा जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उच्च आय चाहिए ना। यदि जीवन में जीवन का जो लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड यदि आपको बढ़ाना है, उसके लिए क्या करना होगा? आपको अपना इनकम बढ़ाना होगा, और इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? रोजगार का अवसर चाहिए। रोजगार का अवसर के लिए क्या चाहिए? आपको बेहतर शिक्षा चाहिए, और बेहतर शिक्षा के लिए आपको चाहिए मानवीय मूल्यों पर ध्यान देना होगा। अर्थात जहां आवश्यकता हो मेन पावर का, वहां मेन पावर का उपयोग हम लोग लाएंगे, अधिक मशीनरी को छोड़ेंगे, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि हमारे साथ साथ समाज के और लोग भी जुड़े और आगे बढ़े। उसके अलावा क्या, हमारा आर्थिक और सामाजिक विकल्पों की उपलब्धता होनी चाहिए, इसमें वृद्धि होना चाहिए। यदि आर्थिक हमारा जो, हम मान लो अर्थव्यवस्था का, आज देखो बिहार से लोग पलायन करते हैं दिल्ली पंजाब की ओर, क्यों करते हैं? क्योंकि अर्थव्यवस्था के यहाँ पे संसाधन बहुत कम है, इसलिए वो जाते हैं। यदि उनको इस यहाँ विकल्प मिल जाए, अलग अलग फैक्ट्रियां मिल जाए, तो लोग नहीं जाएंगे, पलायन नहीं करेंगे। तो आपको यदि समाज को बेहतर करना है, विकसित करना है, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आइए हम लोग जो हमारा जो दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। हमारा जो दूसरा जो सवाल है, दूसरा सवाल पे ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो है शिमला समझौता। तो शिमला समझौता क्या है, आप इन बातों को देखिएगा। मैंने लिखा कि सन 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध की समाप्ति। तो सबसे पहला 1971 में किन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था? भारत और पाकिस्तान के समाप्ति के बाद दोनों देशों के बीच में क्या हुआ? 1972 ईस्वी में एक शिमला समझौता हुआ। बच्चा यहां से कई बार सवाल पूछता है कि शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ? तो शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। शिमला समझौता कब हुआ?
तो शिमला समझौता 1972 ईस्वी में हुआ और यह समझौता पे जो मोहर लगा था वह 3 जुलाई 1972 ईस्वी को लगा था और समझौता में भारत की ओर से भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में संपन्न हुआ था। तो यह भी बात आप याद रखेंगे कि शिमला समझौता में भारत की ओर से कौन शामिल हुए थे, तो वो इंदिरा गांधी जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, और पाकिस्तान की ओर से कौन हुए थे, तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। शिमला समझौता कब हुआ था, तो 1972 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण रूप से जी डेट सहित याद रखना, तो 3 जुलाई 1972 ईस्वी को याद रखना बच्चा। लिखे जिसका उद्देश्य क्या था, दोनों देश आपसी विवाद को और जो भी समस्या हो उसको आपसी समझौता मतलब आपस में मिल बैठकर उसको सुलझा लेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, बल प्रयोग नहीं करेंगे और प्रांतीय अखंडता को नहीं तोड़ेंगे, मतलब सभी अपने अपने सीमा में रहेंगे। भारत भी अपना सीमा में रहेगा और पाकिस्तान भी अपना सीमा में रहेगा और एक दूसरे के राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। दोनों देश मैत्रीपूर्ण संबंध मतलब क्या होता है, मित्रतापूर्ण संबंध बहाल करेंगे ना, आपस में जो है जो भी उनके बीच में जो भी समस्याएं आएंगी आपस में मिलकर वह सुलझा लेंगे। तो वही लिखें कि दोनों देश क्या करेंगे, मित्रतापूर्ण जो है एक दूसरे पर ये संबंध बनाएंगे। लिखे मित्रता पूर्ण संबंधों को बढ़ावा देंगे, साथ ही साथ यातायात हो या संचार, यातायात मतलब क्या हो, आने जाने का जरिया साधन हो, या संचार हो या संस्कृति हो या विज्ञान हो, एक दूसरे की सहायता करेंगे। और दोनों देश क्या करेंगे, नियंत्रण की रेखा LOC जो सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में उसको मान्यता देंगे, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। भारत इस समझौते को मान गया, मानना ही था क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है तो वो मानना ही था। अगला सवाल हमारा देखिएगा, हमारा अगला सवाल है कि लाल बहादुर शास्त्री के जीवन परिचय को संक्षेप में लिखें। तो हमने लिखा कि लाल बहादुर शास्त्री का जो जन्म हुआ वह 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को, बच्चा याद रखेंगे लाल बहादुर शास्त्री का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1904 को। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1904 को। इसी दिन हमारे जो 2 अक्टूबर को और किनका जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, महात्मा गांधी का। लिखे हैं कि 2 अक्टूबर 1904 को इनका जन्म हुआ था। लिखे हैं कि इसका जन्म कहां हुआ था भाई, मुगलसराय में हुआ था। मुगलसराय कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश पड़ता है। वहीं का एक सामान्य निम्न वर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ था और उन्होंने जो है 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की और उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में मंत्री के पद पर बने रहे। कौन, लाल बहादुर शास्त्री। लिखे हैं कि उन्होंने सन 1951 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के महासचिव का भी पदभार ग्रहण किया, माने कांग्रेस के महासचिव बने कब, 1951 में। और उनकी जो है प्रतिभा और निष्ठा को देखते हुए, पार्टी के प्रति समर्पण की भावना को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री का पद का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। लिखे हैं कि उन्होंने 9 जून 1964 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। तो यह भी आपको एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि जो है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने, तो 9 जून 1964 को। उन्होंने क्या नारा दिया, जय जवान जय किसान का मशहूर नारा जो है किनके द्वारा दिया गया था, वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। आपको शायद ये भली भांति पता होगा। आगे बढ़ते हैं, हमने लिखा कि इनकी जो मृत्यु वो ताशकंद समझौता, जो ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। याद रखना बच्चा, ताशकंद समझौते के दौरान ही 11 जनवरी 1966 को, वो काला दिन था जब रहस्यमय परिस्थिति में इनका जो है डेड बॉडी पाया गया। वैसे तो लोग कहता, कुछ लोग का दावा है कि हार्ट अटैक से, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इनको मारा गया और इसके पीछे भी एक कहानी है जो समय मिलने पर मैं आपको जरूर बताएंगे। लिखे हैं कि इनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए मरणोपरांत मतलब मरने के बाद इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया इत्यादि। तो उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को समझे होंगे। यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर हमसे बात करेंगे। नहीं, हम अपना आपको पर्सनल नंबर दे देते हैं। तो मेरा जो पर्सनल नंबर है बच्चा एक बार नोट कर लेना, वो है 7783894845। ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के जरिए और भी जानकारी जो भी आपको दिक्कत होगा आप ले सकते हैं। देखिए हम अगला सवाल की ओर चलते हैं।
हमारा अगला सवाल है बच्चा आतंकवाद। हमारा जो अगला सवाल है आतंकवाद। आतंकवाद से क्या आशय है? आशय मतलब अर्थ। आतंकवाद, आतंक मतलब बच्चा होता है दहशत, वाद मतलब होता है भावना। जो दहशत की भावना रखता है उसको बच्चा आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद कोई ये नहीं होता किसी को आया तो किसी को दुश्मनी के कारण उसको गोली मार दिया या किसी का जेवर छीन लिया, किसी घर में डाका डालने। आतंकवाद का काम होता है कि दहशत फैलाना, जो सरकार है उससे अपनी मांग को दहशत के जरिए मंगवाना। लिखे हैं कि आतंकवाद का आशय अर्थ है राजनीतिक हिंसा से है, जिसका निशाना कौन बनता है? जो निर्दोष जनता होता है वो बनता है। जैसे कि कोई जो है प्लेन हाईजैक कर लिया, या जो है कहीं बम पे जो है भीड़ भाड़ वाला जगह है, स्टेशन है या कोई और जगह है तो वहां पे बम विस्फोट करवा दिया, बस स्टैंड है बम विस्फोट करवा दिया, बच्चे का बस को किडनैप कर लिया, ये सब होता है ताकि समाज में क्या हो सके? दहशत, यानी कि डर फैलाया जा सके। आतंकवाद का एकमात्र उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है? कि राजनीतिक एवं विचारात्मक लक्ष्य, मतलब जो वो चाहते हैं वह सरकार से प्रतिपूर्ति करवाना होता है, सरकार से मनवाना होता है। यानी कि आतंकवादी जो चाहते हैं वो इन दहशत के माध्यम से सरकार से अपनी मांगों को मंगवा लेते हैं। आतंकवाद का चिर परिचित उदाहरण जी तुमको चाहिए तो विमान अपहरण देख लो, यह आतंकवाद का उदाहरण है। भीड़ वाले स्थान जैसे रेलगाड़ी हो, बड़े होटल हो, बाजार हो, ऐसी अन्य जगहों पर बम विस्फोट हो, ये इनका उदाहरण है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चा अपना बिहार आंदोलन। चलते हैं बिहार आंदोलन के विषय में। बिहार आंदोलन पर संक्षेप में लिखे बच्चा कि बिहार आंदोलन की शुरुआत जो है 18 मार्च 1974 ईस्वी को हुआ। तो बच्चा इसको याद रखना कि बिहार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 18 मार्च 1974 ईस्वी को। और इसको हम लोग छात्र आंदोलन भी कहते हैं। इसका शुरुआत कब हुआ? 18 मार्च 1974 को। और इसके जो प्रणेता थे, नेता थे, वो थे जेपी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही बिहार आंदोलन आया। इस आंदोलन में देश में बढ़ती महंगाई, मतलब इसका कारण क्या था? देश में बढ़ती महंगाई, जो खाद्य सामग्री है, खाने वाला सामान है, उसकी कमी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इसके प्रति जनता के मन में जो आक्रोश था उसका असंतुष्टि को दर्शाया गया कि जनता सरकार से कितना असंतुष्ट है, या सरकार के का जो फेल्योर जिसको कह सकते हो, सरकार की नकारात्मक नीति को उजागर किया गया, जिसका उद्देश्य सिर्फ सरकार बदलना ही नहीं था। ऐसा नहीं कि जो सरकार में उस समय था उसको सरकार को बदलना, बल्कि समाज और व्यक्ति को बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति का समग्र यानी पूर्ण विकास को स्थापित करना था। मतलब समाज में पूरी तरीके से बदलाव हो, यदि गलत हो रहा तो लोग उसके खिलाफ आवाज उठा सके ना, लोग जो है एक दूसरे के प्रति जो है मानवता की भावना को रखे, ये था। लिखे हैं इस आंदोलन का प्रभाव देशव्यापी था, पूरे देश भर में इसका प्रभाव को देखने के लिए मिला, जिसका असर राजनीति पर स्पष्ट रूप से यानी कि साफ साफ रूप से आप देखने को मिला है, आपको देख सकते हैं। लिखे हैं कि इस आंदोलन का प्रभाव को देखते हुए समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लोग इस आंदोलन से जुड़े और अपनी सहभागिता दर्ज करवाए। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। जरा कुछ दिक्कत होगा जरूर पूछिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे। समय कम है इसीलिए हम लोग जो है इसको पढ़ रहे हैं ताकि अधिक से अधिक जो है हम लोग सब्जेक्ट को कवर कर पाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फरवरी फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाना लगभग तय है, उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। अगला जो हमारा सवाल है ये है कि क्या आतंकवाद जो है विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है? तो हम लोग सभी एक स्वर में बोलेंगे हाँ, आतंकवाद क्या है कि विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है। लिखे हैं कि आतंकवाद जो है विश्व सुरक्षा के लिए खतरा है। क्यों भाई? क्योंकि आतंकवाद वर्तमान समय में मानवीय हिंसा का व्यापक रूप है ना। मानव इसमें जो आतंकवादी जो क्षति पहुंचाते हैं किसको होता है? निर्दोष यानी आम जनता को होता है। लेकिन आज के समय में आतंकवाद से कोई भी देश अछूता नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं है जो ये कह सकता है कि उसके यहाँ आतंकवाद का भय या डर नहीं है। ऐसा कोई देश नहीं जिसके यहाँ आतंकवादी घुसपैठिए नहीं है, चाहे वो शक्तिशाली देश अमेरिका हो या कमजोर देश नेपाल। लिखे हैं कि विश्व के सभी देश आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए एक दूसरे से मिलजुल कर ही क्या कर सकते हैं? आतंकवाद से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो नेटवर्क होता है ना बच्चा, वो बहुत ही बड़ा तगड़ा होता है। चलिए अगला वीडियो जो हम लोग का सवाल है उसको देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है बच्चा ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र का वर्णन करें। लिखे हैं कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है, लेयर, उसको हम लोग ओजोन परत करते हैं। और यह क्या करता है? यह जो सूर्य से निकलने वाला जो हमारा जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होता है, अल्फा बीटा गामा जो किरणें हैं, उसको सीधा पृथ्वी पर आने से रोक देता है। क्यों रोकता है? यदि ये किरणें पृथ्वी पर आ जाएगी तो पृथ्वी में विनाश हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। ये किरणें काफी विनाशक किरणें होती है।
अतः इसका सीधे रूप से पृथ्वी पर आना काफी नुकसानदायक है। लेकिन वर्तमान समय में वायुमंडल में क्या हो गया, काफी प्रदूषित होने की वजह से ओजोन परत में कई छोटे छोटे छिद्र होने लगे हैं, जो वैज्ञानिक इसकी पुष्टि बराबर करते रहते हैं। लेकिन जिसे रोकना काफी अनिवार्य है। यदि ओजोन परत का छिद्र यदि होता चला गया तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाएगी। लिखे हैं इसके बचाव के लिए सभी देशों की सरकार द्वारा कोई ना कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि ओजोन परत का जो भी छिद्र हो चुका है उसको किसी न किसी प्रकार से भरा जाए और साथ ही साथ जो है और छिद्र ना हो इसका ध्यान रखा जाए। अगला, अलगाववाद। नाम से ही पता चलता है कि अलग होने की भावना से आप क्या समझते हैं। देखिए, अलगाववाद से आशय है एक राज्य या क्षेत्र से कुछ क्षेत्र को अलग करना और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग करना, उसको बच्चा अलगाववाद कहते हैं। जैसे मान चलो कि बिहार से झारखंड का अलग होना, ये अलगाववाद के उदाहरण है। तो अलगाववाद का उदय क्या होता है कि क्षेत्रवाद की भावना बढ़ने के कारण होता है। जब किसी एक विशेष क्षेत्र से लोगों को बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है तो वो अपने आप को सेपरेट करने के लिए अलग होने लगता है, तो उसको बच्चा अलगाववाद कहते हैं। क्षेत्रवाद की भावना के उग्र रूप धारण करने के कारण ही यह होता है इत्यादि। तो आइए हम अपना अगला सवाल को देखते हैं। हमारा जो अगला सवाल है बच्चा वह है कि योजना आयोग से सॉरी योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं। देखिएगा, अवकाश मतलब आप क्या समझते हैं, अवकाश मतलब होता है छुट्टी। योजना मतलब क्या समझते हैं, प्लानिंग करके एकदम छुट्टी, यानी कि प्लानिंग करके जो छुट्टी देता है बच्चा योजना अवकाश कहते हैं। लेकिन योजना अवकाश का अर्थ है किसी निर्धारित लक्ष्य को की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों में लगा निश्चित समय है। उदाहरण के लिए आपको अपने भाषा में आसान भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए कि कोई एक सरकारी शिक्षक है, इलेक्शन का समय है तो उनको क्या कर दिया गया कि उनको स्कूल में छुट्टी दे दिया गया और इलेक्शन ड्यूटी पर लगा दिया गया और वहां पे स्कूल में जो है अवकाश वहां पे दे दिया गया कि भाई आप स्कूल से आपको छुट्टी है, अवकाश है, लेकिन आप यहाँ पे लगिए। देखिए, सरकार बड़ी चालाक है, एक ही सैलरी में दोनों काम को वहां पर निकलवाना चाह रही है। काहे कि सरकार यदि मान लीजिए कि फिर उनको ढेर सारा स्टाफ उसको रखना पड़ जाएगा चुनाव कराने के लिए, तो वह क्या करती है, राज्य या केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं उन्हीं को वह ले लेते हैं। तो इसी को बच्चा हम लोग योजना अवकाश करते हैं। छुट्टी में भी है और छुट्टी में नहीं भी है। लिखे हैं कि योजना अवकाश के अंतर्गत देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए लक्ष्य बनाए जाते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए देश में और देश के बाहर से संसाधन भी जुटाए जाते हैं। चलिए हम अपना अगला सवाल को देखते हैं। 50वां सवाल हमारा है। सवाल है हमारा कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं। भी मतलब बाहरी देश का नीति नियम से क्या समझते हैं। लिखे हैं, प्रत्येक देश दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसमें एक विशेष प्रकार की नीति का प्रयोग करता है। हम लोग किसी के साथ जब रिलेशन बनाते हैं, किसी के साथ जब हम दोस्ती करते हैं तो हमारा एक अपना विशेष प्रकार का नियम होता है, तरीका होता है उनसे दोस्ती करने का, जिसे हम क्या करते हैं, विदेश नीति कहते हैं। मान लो भारत है, भारत मान लो अमेरिका के साथ कुछ समझौता करेगा तो भारत का अपना एक तरीका है, अपना टर्म एंड कंडीशन है, उसी के हिसाब से करेगा। वो जो नीति, वह जो नियम, वह जो टर्म एंड कंडीशन है, उसी को बच्चा हम लोग विदेश नीति कहते हैं। लिखे, यह राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा चुनी गई स्वाहितकारी रणनीतियों का समूह होता है। स्वाहितकारी, स्व मतलब होता है खुद का भलाई के लिए एक रणनीति, एक प्लानिंग होता है जिसके तहत क्या होता है कि एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ क्या करता है, समझौता करता है। और जब वो समझौता करता है तो उसमें अपना स्वार्थ, अपने देश का हित को ध्यान में रख करके समझौता करता है। इसके लिए जो वो प्लानिंग बनाता है, इसके लिए जो वो नियम तय करता है, उसी को हम लोग बच्चा विदेश नीति कहते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक, हम लोग जो है लघु उत्तरीय श्रृंखला में 50 नंबर तक लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को पढ़ चुके हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।